मॉड्यूल मिल गए सबको? ठीक। एनसीईआरटी जरूर कहीं से अरेंज कर लीजिए, नई पुरानी जहां भी आपको मिल जाए, पर एनसीईआरटी करनी जरूरी है। और साथ साथ लेके चलें, चैप्टर खत्म हुआ, पूरी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 कर लें। दूसरे चैप्टर से पहले अपने चैप्टर नंबर 1 पूरा हो जाना चाहिए। अब सिस्टमेटिक करना है, बस अंडरलाइन थॉट ये है कि जो भी आपको पढ़ाई करनी है ना, बहुत सिस्टमेटिक करिए। सिस्टमेटिक कर लोगे ना, कहीं दिक्कत नहीं आनी। चलो शुरू करते हैं पढ़ाई, 5 मिनट थोड़ा सा जल्दी चालू कर रहे हैं। लिखें तो चार्ज पर हम पहुंच गए थे, वो बता दिया था चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन हो गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं जब तक सारी जनता आ जाए। अ न्यूट्रल स्फीयर कंसिस्ट ऑफ 1 × 10⁻20 electrons. If 20% of electrons are transferred or removed, then calculate the charge on sphere. ऑनलाइन वाले बच्चों दे बता दीजिए, बोर्ड दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही है, यस कर दीजिए। बोर्ड दिखाई दे रहा हो, आवाज क्लियर आ रही हो, चैट बॉक्स में बता दीजिए एवरीथिंग इज ओके। आराम से करिए, क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज पढ़िए और अपनी मेन कॉपी में ही करिए, काटा कूटा सब चलेगा। अपन हल्का सा पीछे करें आगे करें, मेन कॉपी में करें। तो कह रहा है एक न्यूट्रल स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इतने ही तो प्रोटॉन्स भी तो होंगे, तभी तो न्यूट्रल है। ठीक है, अब 20% इलेक्ट्रॉन हटा दिए गए, तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। 20% किसके? 1 × 10⁻20 के। ये कटा तो ये हो गया 2 × 10⁻90। इतने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया गया। अब बच्चा क्या दिमाग लगा लेता है, अरे यार इतने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसमें से इसको घटा रहा है। भाई क्यों घटा रहे हो? जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही तो चार्ज आएगा। कैसे? जैसे क्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हो तो क्या बनाते हो? क्लोरीन माइनस। सोडियम में से क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, अगर निकाल देंगे तो क्लोरीन प्लस बन जाएगा। Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या बनेगा? Na+। तो बच्चा सोचता है अरे यार इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए फिर घटा रहे हो क्यों? यही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब चार्ज निकालना है तो सीधा लगा दो Q बराबर N। एन कौन सा लेंगे? जितने को रिमूव किया गया है, 2 × 10⁻90। खत्म। सोचो थोड़ा, जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए उतना ही तो चार्ज आता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अपन बोलते हैं हाँ भाई 2+ चार्ज आ गया। 3 निकल गए तो +3 आ गया। इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना चार्ज आएगा? Q बराबर N। 1.6 को 3.2 इंटू 19 से 19 तो कट ही गया।
तो सीधा चार्ज आ जाएगा 3.2 कूलम। बिल्कुल बेसिक सवाल। क्या भाई आपको सिर्फ 20% निकालना आना चाहिए था कि 20% आपने निकाल लिए। अब घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना ही चार्ज Q बराबर Ne से कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है? चलो थोड़ा सा कठिन करते हैं सवाल को, जल्दी से बराबर आइए फटाफट। यहाँ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, यहाँ जगह आगे आगे, इधर आ जाओ, जितने भी लेट आए हैं सब खड़े हैं, यहाँ आ जाओ, यहाँ से शिफ्ट हो, चलो जाओ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ अंदर बैठ जाओ, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, एक एक बेंच पे एक एक जना बैठा लो, सब तरफ से दिखेगा बोर्ड, सब तरफ से दिख रहा है, वहां बैठ जाओ, वो पूरा खाली पड़ा है अभी। चलो करें, अगला करें, लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन 100 ग्राम CO2। 100 ग्राम CO2 में नेगेटिव चार्ज, चार्ज पूछता तो जीरो ही होता, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, आपसे पूछा गया है नेगेटिव चार्ज बताइए CO2 में। अब क्या करना पड़ेगा पता है, थोड़ा इसमें से मोल कॉन्सेप्ट का तड़का लगाना है। पहले मैं आपको हिंट दे रहा हूं, सोचना। 100 ग्राम CO2 में पहले अपन को कितने मोल्स हैं वो निकालना पड़ेगा, याद करो, या कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो निकालना पड़ेगा। फिर एक 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 CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए, एक CO2 में, कोशिश करके बताओ। एक CO2 में, एक मॉलिक्यूल में, एक एटम में CO2, सी में कितने इलेक्ट्रॉन, सी में 6, 8 और 8 16, कितने इलेक्ट्रॉन, 22। मोल कॉन्सेप्ट। अब पहले आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, क्या होता है फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास बराबर नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। याद करिए, एटम बोल दीजिए, मॉलिक्यूल बोल दीजिए, एक ही बात है। अब बताइए मास कितना, 100। CO2 का मोलर मास बताओ, CO2 का मोलर मास 44, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 100/44। नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, तो बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम्स कितने आ गए। Na को वहां भेज दीजिए, 100/44 इंटू, ये तो आए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने, एक मॉलिक्यूल में कितने, 22, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम CO2, 100/44 Na इंटू इंटू 22। सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट की वजह से सवाल कठिन हो गया, फिजिक्स तो अभी लगाई नहीं है, फिजिक्स तो अब लगाऊंगा, क्यू बराबर है नहीं। आप सोच रहे हो मेरा फिजिक्स कमजोर है, फिजिक्स तो लगाया नहीं भाई, फिजिक्स तो अब लगेगा, क्यू बराबर है नहीं। आपने तो सिर्फ ये निकाला है पहले 100 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, एक मॉलिक्यूल CO2 का कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 22, ये आ गए साहब आपके 22 का पहाड़ा 2, 50 Na, बोले तो 50 इंटू 6 इंटू 10⁻23, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आपसे पूछा है चार्ज बताओ, क्या पूछा है,
चार्ज। अब क्या लगा देंगे, Q बराबर एनी, Q बराबर एनी। कोशिश करिए, थोड़ा प्रोसेस को समझो। फिजिक्स नहीं लग रही है, यहां सवाल कठिन हो रहा है मोल की वजह से। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा कि हाँ भाई CO2 में पहले आपने टोटल उसकी इलेक्ट्रॉन्स निकाल ले 100 ग्राम CO2 में। अब बताइए क्या लगा दें, Q इक्वल टू एन ई। एन कितना आया बताइए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 50 Na इंटू ई, तो 50 N। बताइए क्या आंसर। तो ये जीरो तो कट ही जाएगा, तो 5 और 6 30, ठीक है, इंटू 16, 23 में से 19 गया 4, 48 इंटू 10 की पावर 5 बोला। लास्ट स्लाइड कर देता हूं, कुछ मिसिंग हो गया और चेक कर लो। तसल्ली से समझो, सवाल का क्रक्स क्या था। सवाल का क्रक्स था मोल्स निकालना, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। मोल से फिर आपने क्या निकाले, एटम। एक एटम या एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 22। 22 समझे कैसे आए बताओ। कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8 और 2 ऑक्सीजन है, तो 6 प्लस 16, 22। बोलिए बनी क्या बात। चलिए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, सब लोग सेटल हो गए, जिन्होंने लेट आए हैं वो बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा एक सवाल। आगे बढ़ते हैं, ये वाला लिख लीजिए आंसर। कल कितने पॉइंट लिखा दिए थे देखिए, चार्ज इज इनवेरिएंट, 5 हो गए थे। चलिए छठे पॉइंट पर आइए, छठे पॉइंट पर आइए, लिखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब आराम से समझिए, जिन लोगों का आज एडमिशन हुआ है, कल ज्यादा नहीं पढ़ाया है, 1 से 1.5 पेज चार्ज पढ़ाया है। या तो आप उसको वीडियो लेक्चर से सुन सकते हैं, आपके अनअकैडमी मोबाइल पे मिल जाएगा, या किसी की कॉपी लेकर आप लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आए आप मेरे से पूछ लेना। कल के लेक्चर में ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं था, बिल्कुल चार्ज का इंट्रोडक्शन दिया है। टॉपिक आज से चालू होगा, ठीक है। तो 2 पेज छोड़ दें, किसी से नोट करके लिख लें। पीडीएफ नोट्स भी अनअकैडमी के ऐप पर मिल जाएंगे, वीडियो भी आप सुन सकते हैं, मेरे से भी पूछ सकते हैं, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आगे बढ़ रहे हैं, हेडिंग डालिए चार्जिंग बाय कंडक्शन। होता क्या है देखिए ध्यान से, मेरे पास 2 स्फीयर है, ठीक है। माना इस पे अभी चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2। इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2। दोनों को मैंने एक वायर से जोड़ रखा है, ये बीच में स्विच लगा रखा है। इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2। डायग्राम साथ साथ बनाते जाइए, ठीक है। दोनों ही मेटेलिक स्फीयर हैं, कंडक्टर का होना आवश्यक है, मेटेलिक स्फीयर। अब फॉर्मूला, फिजिक्स, सब बात की बातें हैं, पहले बिल्कुल बेसिक समझिए। जैसे ही आप स्विच को बंद करोगे, या कभी कभार कहा जाता है दोनों स्फीयर को टच कर दिया, टच करने पर, या कहा गया स्विच को क्लोज कर दिया, एक ही बात है। स्विच को क्लोज करने का मतलब या टच करने का मतलब
क्या होगा सोच के देखिए, फिजिक्स महसूस करिए क्या होगा। जब आप स्फीयर को टच कर दोगे क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। मन में प्रश्न आता है कहां से कहां, क्या बड़े स्फीयर से छोटे स्फीयर में, या बड़े चार्ज से कम चार्ज। सब बेकार की बातें हैं। चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। बिल्कुल बेसिक बातें पकड़ो, जितना बेसिक सीखोगे उतना मजा आएगा। कि सर जैसे ही आप उनको टच करोगे, टच करो या एक वायर से जोड़ दो, एक ही बात है। क्योंकि चार्ज फ्लो के लिए एक पाथ चाहिए, एक मीडियम चाहिए, एक रास्ता चाहिए। ऐसे दूर दूर रखोगे तो चार्ज हवा में थोड़ी ना ट्रांसफर होगा, या तो आपको टच करना पड़ेगा या उनको एक वायर से जोड़ना पड़ेगा। बोली हाँ है क्या। तो जैसे ही आप टच करोगे क्या होगा, चार्ज विल ट्रांसफर। और जब चार्ज की बात कर रहे हैं तो कौन सा चार्ज होता है बाय डिफॉल्ट, पॉजिटिव चार्ज विल ट्रांसफर। कहां से कहां बताइए, ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक, कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो माना आपने टच किया, वापस इनको रख दिया, अब इस पे नए चार्ज आ गया Q1, इस पे नया चार्ज आ गया Q2। ये रेडियस वही रहेगी R1 और R2। अब ध्यान से देखना, जो अगला स्टेप है वो बड़ा काम का है, थोड़ा सा वो 10-12 लेक्चर आगे का है, पर सिंस हम 12th पास हैं तो हम ये बात समझ सकते हैं। इसका पोटेंशियल बोलने की कोशिश करो, पोटेंशियल के क्यू बाय आर। नया पोटेंशियल है तो नया चार्ज। इसका पोटेंशियल बोलने की कोशिश करो, के क्यू, क्यू नहीं, Q2/R2। आप होशियारी से देखें, मैंने V1 V2 नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बाद में दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है। चार्ज अलग है, रेडियस अलग है, पर पोटेंशियल दोनों का सेम है। बातों को फिर से समझिए, क्योंकि इस पर आपको 4 से 5 प्रश्न मिलेंगे ऑल इंडिया लेवल पर। ये Q1 Q2 कौन से चार्ज थे, पहले के पुराने चार्ज कनेक्शन से पहले। ये Q1 Q2 बड़े वाले कौन से हैं, बाद के। लॉजिक क्या हो रहा है सर, लॉजिक बहुत आसान है। दो बॉडी को जोड़ा, चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। खत्म। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, सेम कर दीजिए, करिए। दोनों को पोटेंशियल सेम कर दिया। इसका पोटेंशियल के Q1/R1, इसका पोटेंशियल के Q2/R2। के से के, Q2 को यहां ले जाओ। एक बहुत ही फेमस रिलेशन है, Q1/Q2 बराबर R1/R2। नोट करें, अभी क्वेश्चंस करके देखेंगे इसमें 3-4। पहले कुछ फंडामेंटल बातें समझ लो, बिल्कुल रटने से काम नहीं होता। अभी मैं इसका सीधा फॉर्मूला लिखा सकता हूं, पर सीधा फॉर्मूला रटोगे तो मजा नहीं आएगा। एक कहानी, एक पीछे का कॉन्सेप्ट सुनने में मजा आता है कि मेरे पास दो स्फीयर हैं, दोनों स्फीयर का अलग अलग पोटेंशियल था, दोनों को आपने एक वायर से जोड़ दिया, जोड़ने पर क्या हुआ, जोड़ने पर क्या हुआ, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या बात सही है क्या। पर मुझे तो फाइंड करना था साहब बड़ा Q1 बड़ा Q2। अभी देखते हैं कहां से आएगा। ये बराबर क्यों किया, ये क्लियर हुआ, क्योंकि चार्ज कब तक ट्रांसफर करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। आइए बराबर आइए फटाफट। चलो करूं, नेक्स्ट करूं। थोड़ा जल्दी लिखो, कोशिश करो साथ साथ में लिखने की। अभी अपन छोटे बच्चे नहीं है कि पहले पूरा समझें फिर लिखेंगे। थोड़ा साथ साथ लिखने की कोशिश करो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए।
जल्दी लिखेंगे, फटाफट फटाफट हो पाएगा। सारी चीज लिखें, पुराने नोट्स के भरोसे मत रहें। पुराने नोट्स लिया है कि हाँ सर, जो नई चीज होगी ना वो लिख लेंगे। भाई साहब, सब कुछ वही है, कुछ नया नहीं आना। बायो सवर्ट लॉ भी वही रहेगा, फोर्स भी वही रहेगा, टॉर्क भी वही रहेगा, कूलम्ब्स फोर्स वही रहेगा, सब कुछ वही है। आप सिर्फ पन्ने पलटते ही रह जाओगे। इसलिए दिमाग में वो सोच हटा दें कि सर आईओसी पढ़ रहे हैं तो आईओसी के नोट्स तो पूरे बने हुए हैं सर। इस सोच से पढ़ेंगे, इंप्रूवमेंट नहीं होगा। मैं आपको कल भी बता रहा हूं, हर 10 दिन में बताऊंगा, पुरानी सोच से आगे बढ़ना पड़ेगा। उसको बैरियर को हटाना पड़ेगा। बार बार वही सोचते रहेंगे, अरे यार लास्ट ईयर पढ़ लेते, ये हो गया, वो कर लिया, मेरा दोस्त सीनियर आगे पीछे, सब बेकार की बातें हैं। आपको बाउंस बैक करना है, पलटकर वापस बहुत अच्छी रैंक के साथ ऊपर जाना है। तो बिल्कुल अपने आप को ये मान के पढ़िए मुझे नहीं आता। अगर ऐसा मानते रहेंगे कि हाँ आता है आता है आता है, तो परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल बेसिक मानते हुए पढ़िए, अरे सर मुझे तो सब चीज पढ़नी है, हर चीज नोट बनानी है, हर चीज लिखनी है, 100% क्लास अटेंड करनी है सभी सब्जेक्ट की। अभी चैप्टर आएंगे कि सर केमिस्ट्री के तो बायोमोलिक्यूल, एवरीडे लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री, ये तो सब सर पढ़े हुए हैं। बॉटनी जूलॉजी में ऐसे टॉपिक आ जाएंगे। एक क्लास मत छोड़िए, एक क्लास जो पढ़ाया जा रहा है ईमानदारी से पढ़िए, पूरा पूरा पढ़िए, हर चीज अपने हाथ से लिखिए। इस डेडिकेशन के साथ तो 10 महीने निकल जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, 2-2.5 महीने बाद, 1 महीने बाद लगेगा, अरे सर ये तो सब लिखा हुआ है, बस कॉपी लेके बैठ जाता हूँ, इसी में नोट डाउन कर लूंगा। बिल्कुल भी अच्छा आउटपुट नहीं आएगा। इस बात को समझें, हमारा अनुभव है इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसी गलतियां ना करें, बिल्कुल बेसिक मान के पढ़ें कि नहीं सर मुझे तो सब सीखना है, सारे सवाल लगाने हैं, पूरी ईएलपी करनी है, पूरा मॉड्यूल करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे वो और करने हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर करना जरूरी है। क्या ये बात क्लियर है क्या? पोटेंशियल दोनों का सेव सेव कर दिया, पर मुझे तो निकालना था Q1 और Q2। अब देखना मैं अगला क्या लिख रहा हूं, कोशिश करिएगा। क्या ये लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 प्लस Q2? क्या ये कोई रॉकेट साइंस लग रहा है क्या? क्या लिखा, जरा कोशिश करो। पहले का चार्ज बराबर, यार ये तो होना ही था ना। पक्की बात है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह गया है, बिल्कुल गया है, पर जो टोटल चार्ज था, जितना पहले था उतना ही। इसे तो कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइसोलेटेड सिस्टम है तो आपस आपस में तो लेन देन हुआ है, पर टोटल चार्ज तो कांस्टेंट है। अब देखते जाना, फिर नोट कर लेना। Q1 बाय Q2 बराबर R1 बाय R2, ये निकाला। यहां से Q2 की वैल्यू बता दो, इसको वहां भेज दो। Q1 R2 बाय R1, इसको वहां भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया। Q2 पुट कर दीजिए, लिखना चालू करिए। Q1 प्लस Q2, Q1 Q2 रख दीजिए, Q1 R2 बाय R1। तो Q1 प्लस Q2, Q1 कॉमन, 1 प्लस R2 बाय R1। तो Q1 प्लस Q2, Q1 LCM R1, R1 प्लस R2। तो मुझे Q1 चाहिए, तो ये आ गया R1 अपॉन R1 प्लस R2, Q1 प्लस Q2। बिल्कुल फॉर्मूला ही काम का है, याद ही करना है। पर क्या डायरेक्ट बताने में मजा नहीं है, वो बायो थोड़ी ना पढ़ रहे हैं यार, रटने वाला। लॉजिक से एक बार हाथ से करके देखोगे ना, तो उतना ही कंफर्ट जोन में चले जाओगे। इसलिए एक बार सिस्टम से कुछ डेरिवेशन करे, एक दो रिजल्ट डायरेक्ट लिख लिए, फिर कभी डिराइव कर लिया। फिजिक्स पढ़ने का अंदाज ही होता है, केवल फॉर्मूले फॉर्मूले रटते चलोगे तो सब्जेक्ट का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी 3-4 डेरिवेशन समझ लिए, फिर एक स्किप कर दिया, फिर दो समझ लिए, ऐसे पढ़ते चलिए। ये आ गया आपका Q1। हर बात को समझो। R1 क्या है? R1 पहले स्फीयर की रेडियस, R2 दूसरे स्फीयर की रेडियस। Q1 Q2 पहले के या बाद के? पहले के। ये बड़ा Q1 नया चार्ज,
और इसी तरह से जब सॉल्व करेंगे तो Q2 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, वहां R1 की जगह क्या आ जाएगा, R2। ये देखिए, ये दोनों रिजल्ट काम के हैं, एकदम शानदार याद होने चाहिए। कॉन्सेप्ट को समझिए, हेडिंग समझिए कि इस तरह का कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे, जब वो कहेगा दो स्फीयर को टच किया और वापस रख दिया, तो टच करते ही आपको क्लिक करना चाहिए, अच्छा यहाँ कौन सा प्रोसेस होगा, कंडक्शन। कंडक्शन कंडक्शन के लिए टच होना जरूरी है। इसका कुछ किताबों में नाम ऐसा लिखा रहता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये भी लिख लीजिए। वास्तव में चार्जेस का क्या हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। बोलिए, क्लियर है क्या? अब इस पे दो तीन प्रश्न करके देखिए, किस तरह के एम्स में आए हैं, ऑल इंडिया लेवल पे पूछे गए हैं, वो करके देखें, ताकि आपको पता चले इन फॉर्मूले की किस तरह से खासियत है। इसका एक स्पेशल केस है, जो डायरेक्ट याद होता है तो मजा आ जाता है, वो कब लगेगा, माना जब स्फीयर कैसे हैं, आइडेंटिकल। सोचिए, आइडेंटिकल स्फीयर है तो आशीष सर क्या खासियत हो गई, दोनों की रेडियस सेम हो गई। सोच, अगर रेडियस सेम है तो मजा आ जाएगा। कैसे, आओ कोशिश करो, Q1 निकालो, अपने तो फॉर्मूला जिंदाबाद, R1/R1 + R2, Q1 + Q2। आशीष सर आप कह रहे हो रेडियस सेम है, मतलब R1 बराबर R2 बराबर R, तो Q1 R/R+R 2R, Q1 + Q2, R से R कटा, Q1, Q1 + Q2/2। सिमिलरली Q2 सॉल्व करोगे इसी तरह से, तो वो आ जाएगा Q1 + Q2/2। इसका मतलब ये भी नहीं रटना, सीधा याद करिए, अगर आइडेंटिकल हैं, अगर आइडेंटिकल हैं तो चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बताओ अभी टोटल चार्ज कितना है, बताओ, Q1 + Q2, आधा आधा, Q1 + Q2/2, आधा आधा, Q1 + Q2/2। पर ये केवल तभी लगेगा जब स्फीयर आइडेंटिकल हो। ज्यादातर सवाल में आइडेंटिकल ही है, आईआईटी के क्वेश्चन में, पुराने पेपर में आइडेंटिकल है। सीधा चार्ज को आधा आधा कर दीजिए, सीधा आधा आधा कर दीजिए, पर 3-4 बार लिख लीजिए, ये तभी लगाएं जब दोनों स्फीयर मेटेलिक होंगे और आइडेंटिकल होंगे। लास्ट बेंच तक भैया दिख रहा है बोर्ड, सही है, विजिबल है? बढ़े आगे। चलो, जैसे एक पे चार्ज है 3 कूलम, एक पे चार्ज है -1 कूलम, दोनों आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल हैं, टच्ड एंड सेपरेटेड। बताइए नए चार्ज।
अब सीधा है, क्या आइडेंटिकल है, तो अब पहले टोटल चार्ज निकाल लो। चार्ज एडिटिव होता है, सिंपल प्लस माइनस फॉलो करता है। 3 + -1 कितना, 2 कूलम। अब आधा आधा बांट दो, खत्म। क्यों सर आधा आधा ही क्यों, लॉजिक बताओ। क्योंकि स्फीयर कैसे हैं, आइडेंटिकल। तो नए चार्ज, इस पर आ जाएगा 1 कूलम, इस पर भी 1 कूलम, खत्म। और सर अगर रेडियस अलग अलग हुई तो क्या करेंगे, तो वो अपने पास वो फॉर्मूला है बड़ा वाला, उसके अभी सवाल करके दिखाता हूं मैं आपको, 2 क्वेश्चन कैसे आए थे इसमें। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये आपको कुलम्स में भी काम आएगा, कि 2 स्फीयर को टच किया, वापस रख दिया, अब नया फोर्स बताओ। तो बस आपको याद होना चाहिए, इफ दे आर आइडेंटिकल, इफ दे आर आइडेंटिकल, चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा आधा। आराम से तसल्ली से देखो, पहले का टोटल चार्ज 2 कूलम, कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में, 1 1। क्लियर है क्या, चलिए अगला देखें। जल्दी लिख, थोड़ा जल्दी लिख, फर्स्ट बेंच पे बैठ के इतना धीरे धीरे लिख रहा है, तेज लिख। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। एक की रेडियस है 2 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इस पे चार्ज है 5 × 10⁻⁻5, और इस पे चार्ज है माइनस का 3 × 10⁻⁻5। बोथ आर connected by a conducting wire, then calculate new charges on each sphere. करें, अब सीधा फॉर्मूला याद करना है, अब बिना फॉर्मूले काम चलेगा नहीं। वो आधा आधा कब डिस्ट्रीब्यूट होता था, आइडेंटिकल, अब आइडेंटिकल नहीं है, अब वो फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाइए तसल्ली से, अब आइडेंटिकल नहीं है। नई नई कॉपी ला, ये पिछले साल की काम नहीं चलेगी फिजिकल की। हाँ, नई डाल, नई, पुराने में उलझा रहेगा, बिल्कुल फ्रेश कॉपी डाल। ये देख, ये भी पुरानी लेके आया है, एस ब्लॉक की कॉपी में पढ़ के क्या मतलब, फिजिक्स का कचरा कर रहा है तू। हाँ, तो सारा पैसा कॉपी में ही बचाना है, बाकी हर जगह पूरे खर्च कर लेंगे, कॉपी पुरानी चलेगी। हाँ जी, नए Q1 Q2 निकाल लिए क्या, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है फॉर्मूला बताइए। Q1 बराबर R1/R1 + R2 इंटू Q1 + R1 बताइए, 2, 2 + 3, मीटर में करने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। चार्ज 5 +-3, साइन के साथ ऐड होगा, प्लस माइनस साइन के साथ, Q1
2/5, 5 में से 3 गया 2, 2 और 2 4, 4/5 0.8। ये Q1 आ गया। Q2 दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो होशियारी है। होशियारी क्या है? टोटल तुझे पता है, उसमें से ये घटा दे। और वो होशियारी नहीं आ रही तो फॉर्मूला लगा दे। और होशियारी सुनोगे तो धीरे धीरे वो भी आ जाएगी। ये तो है ही, ये तो गधों वाला तरीका है ही। पर वो भी समझिए कि सर पहले टोटल चार्ज 5 - 3 2, 2 में से 0.8 इस पे आ गया, तो दूसरे पे कितना बचा? 1.2। डायरेक्ट भी सोचा जा सकता है, और नहीं तो ये तो है ही, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। सुनेंगे तो धीरे धीरे वो भी सीखेंगे। ऐसे ही सीखा जाता है सब्जेक्ट, ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है। 3 दूना 6, 6/5 1.2। तो दोनों केस क्लियर होने चाहिए। आइडेंटिकल हैं, ज्यादातर सवाल आइडेंटिकल के मिलेंगे, तो इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। सीधा आधा आधा, बात खत्म। फिर दूसरा, सर आइडेंटिकल नहीं हो तो फिर अपन को कॉन्सेप्ट लगा के करना ही पड़ेगा। बोलिए क्लियर है क्या? अब थोड़ा सा सवाल को और कठिन करते हैं। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल लिखिए, बराबर आइए, कोई पीछे रह गया हो तो। देखें, एक बार नीट में सवाल आया, उन्होंने चार्ज नहीं दिए, उन्होंने बॉडी के सिग्मा दे दिए। इसका सिग्मा है, इसका 2 सिग्मा है, इसकी रेडियस 2r है, इसकी r है। अब पहला प्रश्न, आशीष सर ये सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का नाम होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा का? चार्ज बटे एरिया। चार्ज बटे एरिया क्वेश्चन में आया। अब सिग्मा दिए गए थे, दोनों को टच किया एंड सेपरेटेड। आपसे पूछा गया है फाइंड न्यू चार्जेस, चार्ज ही पूछा है उसने, ऑन ईच स्फीयर। न्यू चार्जेस ऑन ईच स्फीयर। अब आपको होशियारी से क्या करना पड़ेगा? आपको सिग्मा दे रखा है तो सिग्मा की सहायता से पहले दोनों बॉडीज पे क्या निकालना पड़ेगा? चार्ज। बस ये हल्का सा एक ट्विस्ट है। पहले सिग्मा लगाकर चार्ज अपॉन एरिया लगाकर चार्ज निकालना पड़ेगा। और आंखें खोलना, एरिया स्फीयर है, πr² नहीं होगा, 4πr² होगा। कोशिश करिए, दोनों स्फीयर पर पहले चार्ज निकालो, तभी होगा। आ जाओ।
यहाँ बैठ जा, आगे आगे सेकंड। पानी पिलाऊं तुझे? ठीक है, बोतल लाया पानी की, पी ले। पहले दोनों बॉडीज पर पुराना चार्ज निकाल लो। खुद से बात करनी पड़ेगी, खुद फाइट मारना पड़ेगा। मेरे सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा भाई, मैं तो बताता रहूंगा। आपको खुद का दिमाग चलाना है कि उस फॉर्मूले में छोटा Q1 और छोटा Q2 तो निकालना पड़ेगा ना भाई। यहां पुराने चार्ज दे ही नहीं रखे। आओ कैसे निकालेंगे, करा किसी ने? आओ सॉल्यूशन, पहले पुराना चार्ज निकालो। कैसे निकालेंगे? सिग्मा बराबर चार्ज बटे एरिया। पहले की स्फीयर के लिए लगा रहा हूं, पहले का सिग्मा, सिग्मा पहले का चार्ज Q1, एरिया 4 पाई आर नहीं 2R। नींद खोलो, नींद खोलो, पहले का रेडियस 2R सिग्मा। अपने बैच का था ही नहीं, गलत आ गया। 2R का होल स्क्वायर 4R²। बोले क्लियर है क्या? अब बताइए Q1 कितना आ जाएगा? 4 4 16, 16 पाई सिग्मा R²। ये Q1 आ गया। ये नया आंसर नहीं है, ये तो कौन सा चार्ज है? पहले का पुराना। इस पे निकालो, Q बराबर सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा, सिग्मा इसका सिग्मा नहीं, 2 सिग्मा एरिया 4 पाई R है। तो Q2 कितना आ जाएगा? 4 दूना 8 सिग्मा पाई R²। देखो नीट में आया हुआ सवाल है, भाई ने सिग्मा दे दिया था। सिग्मा से कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ही नहीं बनता, तो सिग्मा से पहले आपको चार्ज निकालना ही पड़ेगा। अब निकाल सकते हैं नए चार्ज। Q1, Q1 का फॉर्मूला चिल्लाओ, R1/R1 + R2, Q1 + Q2। Q2 का फॉर्मूला R2/R1 + R2, Q1 + Q2। R1 पहले की रेडियस 2R, 2R + R, टोटल चार्ज ये 16, 16 और 8 24 सिग्मा पाई R²। तो Q1 कितना आएगा? अगली में ले चलता हूं, 2R/3R, और 16 और 8 24 सिग्मा पाई R²। 8 से R कटा, 3 से 8, 8 दूने 16, 16 सिग्मा पाई R²। और उस पर कितना आ रहा है? R/3R इंटू 24 सिग्मा पाई R², 3 8। क्या बात समझ में आ रही है क्या? देख लें। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर नया चार्ज और पुराना चार्ज क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, ऐसे कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। ऐसा हो सकता है पहले दोनों स्फीयर का पोटेंशियल ही क्या रहा हो? सेम रहा हो। तो चार्ज ट्रांसफर ही चेक कर लो, अगर थोड़ा सा होशियार हो तो। इसका पोटेंशियल निकाल लो, KQ/R। इसका पोटेंशियल निकाल लो, KQ/2R। उसमें 2R आएगा और इसमें देखना सेम ही आएगा। इसका मतलब चार्जेस ट्रांसफर ही नहीं हो रहे। क्या बात समझ में आ रही है? चार्ज ट्रांसफर ही नहीं होंगे, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर होने की पीछे का बेसिक कॉज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस था ही नहीं। आप चेक कर लो मौखिक, KQ/R, KQ/R दोनों का पोटेंशियल सेम ही आएगा। पहले से पोटेंशियल सेम है तो आप उसको टच करके भी क्या करोगे? चार्ज तो ट्रांसफर करेगा ही।
क्या बात समझ में आई क्या? लॉजिक समझो, आराम से लॉजिक समझो, दोनों सवाल में अंतर समझो। पिछले सवाल में क्यू दे रखा था, यहाँ क्यू नहीं दे रखा, क्या दे रखा है? सिग्मा। सिग्मा की सहायता से पहले आपने क्या निकाले? चार्जेस, पहले का चार्ज, दूसरे का चार्ज, और फिर बाद में सीधा चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन लगा दिए। एक और करके देखते हैं, बराबर आइए, कोई पीछे रह गया हो तो। करें? चलो, अभी 2021 में क्वेश्चन आया और उन्होंने कहा कि स्फीयर के लिए जो सिग्मा होता है वो रेडियस के क्या होता है? इनवर्स। रेडियस के लिए क्या होता है? इनवर्स। ये क्या होता है कंडक्शन में? अभी आपने देखा पहले चार्ज क्या थे बताइए? Q1 Q2। टच करे, टच करने के बाद नए चार्ज क्या हो गए? बड़ा Q1 बड़ा Q। आपको कहा प्रूफ करना है, डायरेक्ट वहां तो सीधा टिक ही करना था, पर अपन एक बार प्रूफ करके देखते हैं कि जो सिग्मा होता है वो आर के इनवर्स। इसका मतलब क्या है? जिसकी रेडियस कम वहां पर सिग्मा ज्यादा। बहुत आराम से प्रूफ कर सकते हो। देखो, सिग्मा, सिग्मा चिल्लाओ क्या होता है? चार्ज बटे एरिया। आराम से बताना, नया चार्ज, नया चार्ज चिल्लाइए Q1, एरिया चिल्लाइए स्फीयर का 4 पाई आर नहीं R1। सिग्मा 2 बताइए, चार्ज बटे एरिया, चार्ज Q2, एरिया 4 पाई R2 स्क्वायर। रेशियो ले लीजिए, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, 4 पाई से 4 पाई, Q1 बाय Q2, ये घूम के ऊपर जाएगा R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था, प्रूफ किया था, याद करिए, Q1 बाय Q2 बराबर R1 बाय, ये देख लीजिए, अभी अपन ने पूरा डिराइव किया था, कहाँ गया? ये देखिए, Q1 बाय Q2, ये रहा Q1 बाय Q2 बराबर R1 बाय, एकदम याद होना चाहिए, इसके बिना वो सवाल ही नहीं कर पाओगे, अटक जाओगे। Q1 बाय Q2 सीधा प्रोपोर्शनल होता है किसके? R1 बाय R2। तभी काम होगा। खत्म। इस Q1 बाय Q2 की जगह क्या रख दो? R1 बाय R2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। R1 से R1, R2 से R2, तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, R2 बाय R1। खत्म। अब इनवर्स कैसे आया खुद चेक कर लो, यहां 1 2 आ रहा है, यहां 2 1 आ रहा है, इसका मतलब सिग्मा रेडियस ऑफ स्फीयर के क्या हो गया? इनवर्स। प्रूफ करके देख लिया, एग्जाम में आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पर एक बार करके देखते हैं, समझ के याद करना आसान हो जाता है। तो सिग्मा जो होता है वो रेडियस के इनवर्स होता है, जिसकी रेडियस कम उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा। नोट कर लें। पढ़ो। तो साहब ये पूरा हुआ जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। पन्ने पलट लीजिए, ये मैंने आपको 3 से 4 प्रश्न बता दिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कंडक्शन, जैसी कंडक्शन बोले आपको दिमाग में आना चाहिए, आपने दोनों को क्या कर दिया? टच।
पीछे की फिजिक्स आनी चाहिए कि सर एक ही फिजिक्स आपने लगाई है, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। पूरा मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया। एट द एंड आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए, सीधे पेपर में रिजल्ट्स काम के हैं। और एक वो फेमस बात बड़ी काम की है, आगे आपको 7-8 प्रश्न मिलेंगे, अगर आइडेंटिकल स्फीयर हैं तो कुछ मत करिए, आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बशर्ते स्फीयर कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बराबर आ गए सब लोग? जल्दी लिखिए, 10 सेकंड और कोई रह गया हो। लिखें। अगली हेडिंग डालें, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। हाँ जी, सिग्मा से पोटेंशियल कर सकते हैं ना, सिग्मा से पहले चार्ज निकाल लेंगे, फिर V बराबर के क्यू बाय आर लगा देंगे, चार्ज तो निकालने पड़ेगा। फॉर्मूला ही तो के क्यू बाय आर है ना, ये सिग्मा बाय आर तो है ही नहीं, तो सिग्मा से तो पहले चार्ज निकालना ही पड़ेगा। चलिए हेडिंग डालिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? ये सीधा सीधा एक एक्सटर्नल प्रभाव है। इंडक्शन, किसी को देखकर अपने आप को बदलना, इसे बोलते हैं इंडक्शन। फिजिक्स में इंडक्शन का क्या मतलब है, क्या होता है, वो देखिए। मेरे पास एक मेटेलिक स्फीयर है, सुनते जाइएगा, थ्योरेटिकल इसमें सवाल बनते हैं और बड़े अच्छे से समझ में आता है। एक मेटेलिक स्फीयर है, ये अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है, पहले तो ये बताइए। न्यूट्रल का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स। बहुत छोटी छोटी बात, अगर कोई स्फीयर न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। बहुत बढ़िया। अब आपने इसके पास में टच नहीं किया, टच करेंगे तो कंडक्शन हो जाता है, पास में एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रख दिया, क्या होगा, फील करिएगा, मजा आएगा। ये प्लस भाई पता है क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी तरफ खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। चार्जेस क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। किसकी वजह से शिफ्ट हुए, इस पॉजिटिव चार्ज के प्रभाव के कारण। दैट्स व्हाई द टॉपिक इज इंडक्शन। मजे की बात, आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आया, ये मेटलिक स्फीयर, यहां एक चार्ज, आपसे पूछा गया टोटल चार्ज ऑन स्फीयर बताइए, आंसर है मेटलिक स्फीयर पर अभी भी टोटल चार्ज 0 है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। बॉडी चार्ज थोड़ी ना हुई है, केवल चार्जेस क्या हुए हैं, सेपरेट। और किसने किए हैं, इस प्लस क्यू ने। इस प्लस क्यू को पिक्चर में से हटा दीजिए, चार्जेस वापस अपने पुराने जैसे अरेंज हो जाएंगे, कहानी खत्म। ये सारा खेल करने वाला कौन है, ये प्लस क्यू। आपसे पूछे क्या बॉडी पे चार्ज आया है, नहीं आया साहब, बॉडी तो अभी भी न्यूट्रल है, केवल चार्जेस क्या हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं। एक बार ऐसे सवाल पूछ लिया गया, अगर स्फीयर को ऐसे काट दिया जाए, अब बताइए जो दो हेमीस्फीयर बनेंगे क्या उन पे चार्ज है, हाँ, अब उस पे चार्ज होगा, इधर वाले पे नेगेटिव, उधर वाले पर पॉजिटिव, पर टोटल मेटलिक स्फीयर पे अभी भी चार्ज 0 है। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है? और सुनते जाइए। पर सर ये तो अभी बॉडी चार्ज ही नहीं हुई, जबकि आपकी तो टॉपिक का नाम क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्ज तो करो। अब चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, एक एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, उसको देखते हैं तो आपको पूरी
कहानी क्लियर हो जाएगी, बाद में आप नोट भी कर लीजिएगा। ये एक मेटेलिक स्फीयर है और ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। सर ये क्या नाटक है, ऊपर मेटेलिक स्फीयर नीचे इंसुलेटिंग, कारण है अगर ये भी मेटेलिक स्फीयर का ले लोगे तो सारा चार्ज अर्थ में ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो नीचे वाला स्टैंड कैसा है, इंसुलेटिंग, ताकि मेटल पे चार्ज अर्थ पे शिफ्ट ना हो। ठीक है, अब ये न्यूट्रल था, ये एक रॉड लेकर आए और इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज है। आराम से देखिए, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, पूरा थ्योरेटिकल है, तो आपको सारे स्टेप समझ में भी आ जाएंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आप बताइए, पहला काम, रॉड को टच नहीं किया है, ये पहली काम की बात, टच नहीं किया। अगर टच कर देते तो चार्जेस का लेन देन हो जाता, लेन देन हो जाता मतलब कंडक्शन। यहां टच नहीं किया गया है, केवल पास में रखा गया है। पहली महत्वपूर्ण बात, टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंडक्शन। अब होगा क्या, खुद सोचिए क्या होगा, ये माइनस चार्ज इसके अंदर जितना भी प्लस है, नेगेटिव को तो रिपेल करेगा, नेगेटिव उधर भाग जाएंगे, इधर डेफिशिएंसी होगी तो क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। पर कहानी तो अभी भी वैसी बनी हुई है। अभी मैं आपसे पूछूं मेटलिक स्फीयर पे चार्ज बताइए कितना है, मेटलिक स्फीयर पे चार्ज जीरो। अभी स्फीयर चार्ज थोड़ी ना हुआ है, तो फिर क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, इस मेटलिक स्फीयर की अर्थिंग कर दी। क्या कर दी, अर्थिंग। अब अर्थिंग करने से क्या होगा, अर्थिंग करने से क्या होगा, सर ये अर्थिंग होता क्या है पहले ये बताइए। वैसे तो ये डिटेल में पूरा सिलेबस में है, जब कंडक्टर पढ़ेंगे तब आएगा, फिर भी अभी समझ लें क्योंकि आप पढ़े हुए हो। अर्थिंग का मतलब होता है बॉडी को किससे जोड़ दे देना, अर्थ से। अर्थ कौन है, अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, बहुत बड़ा कंडक्टर है, और अर्थ का पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी जीरो, एज्यूम टू बी जीरो, किसका, अर्थ का। तो सर ये अर्थिंग करने से होता क्या है, हम घर पे भी बोलते हैं यार अर्थिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर अर्थिंग नहीं करते हैं तो आपने देखा हल्का हल्का सा करंट आता है कभी डिवाइसेस में। तो अर्थिंग करता क्या है, जो भी एक्सेस चार्ज है उसको एक रास्ता दे देता है, कहां फ्लो करने का, अर्थ में फ्लो करने का। तो ये जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं भाई ये कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थ में। प्रश्न पैदा होता है सर ये प्लस क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा, भाई प्लस तो इस माइनस ने क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है, क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है। ये नेगेटिव किस तरह से जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, ये अर्थ में फ्लो कर गया। बताइए अब क्या बचा, सिर्फ ये पॉजिटिव बचा, और ये पॉजिटिव अब पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड फाइनली बताइए बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि हमारा एम क्या था, एम बॉडी को चार्ज करना। इस डायग्राम में बॉडी चार्ज नहीं हुई है, इंडक्शन तो हो गया पर टोटल चार्ज अभी भी जीरो है। तो आपने होशियारी करके एक साइड की क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। लिखना शुरू करिए, वापस एक बार समझाता हूं। पहले ये वाला डायग्राम बना लीजिए, पहले ये वाला डायग्राम बना लीजिए, फिर वो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल भी कर लेंगे। यहाँ एक आईआईटी में छोटा सवाल बना हुआ है कि मेटलिक स्फीयर पे चार्ज बताइए, बताइए मेटलिक स्फीयर पे चार्ज अभी भी जीरो, क्योंकि चार्जेस का सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, सेपरेशन, चार्जेस डेवलप नहीं हुए हैं।
नेक्स्ट करूं क्या? ये अच्छा सवाल है। मेटलिक स्फीयर पर अभी भी टोटल चार्ज 0 है, केवल चार्जेस क्या हुए हैं? शिफ्ट हुए हैं। किसके कारण? इस प्लस क्यू के कारण। ये सारी नाटकबाजी इस प्लस क्यू के कारण हुई है, और इसी फिनोमिना को कहा जाता है इंडक्शन। करें? बढ़ो साहब आगे। अब इसमें कुछ सवाल बनते हैं। मेटलिक प्लेट पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे तो गॉस थ्योरम से भी किए जा सकते हैं, पर यहां भी कुछ कुछ सवाल आए हुए हैं, तो हम यही आपको डिस्कस करते हैं कि एक प्लेट पर चार्जेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। बताऊं? घर पर पूरे मन से वापस वही वही पढ़ना जो पहले से भी पढ़ा हुआ है, उसके लिए बहुत ताकत चाहिए, उसके लिए दिमाग बहुत मजबूत चाहिए। और जो जिसने मजबूत कर लिया वो आगे निकल जाएगा। क्योंकि घर पे किताब खोलते हैं, यार ये वही बॉटनी है, ये तो आती है यार, ये तो पहले भी कूलम फोर्स पढ़ा हुआ है, यार वेक्टर वापस पढ़े क्या? और इतनी मन में बात होने के बावजूद वापस उसको अच्छे से पढ़ना और उसके सारे क्वेश्चन करना, ये हिम्मत चाहिए। ये हिम्मत करेंगे तभी होगा। 90% बच्चा 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद ये ट्रैक छोड़ देता है, फिर अपना यूट्यूब वीडियो, मोबाइल, इधर उधर गतिविधियां सब। इसलिए मन को बहुत स्ट्रांग रखना जरूरी है। बैठ के हम केवल सोचते रहें, भाई कुछ नहीं होगा। केवल और केवल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट बोले तो खाली नहीं बैठना, क्वेश्चन लगाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, शॉर्ट नोट बनाइए, पुराना कोई चैप्टर आता है उसको पूरा तैयार करके रख लीजिए अगर समय बच रहा है। क्योंकि दूसरे ट्रैक पे जाना बहुत आसान है। आप वो रील्स का देख लो, यार 4-5 रील देख लेते हैं, ऐसा मतलब मजा आने लग जाता है, भाई साहब 1 घंटा कब निकल जाए पता ही नहीं चलता। और खटाखट और मजा है, जिस प्रकार की रील आप देख रहे हो, आपने 3-4 वो रील लाइक कर दी, तो उसी तरह की रील्स बार बार आती हैं। इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सब जगह एआई लगा हुआ है। आप 4-5 वीडियो, आपको तो पता ही है इसमें मैं बेहतर क्या बताऊं, आप 8-10 बढ़िया वीडियो देख लेते हो, तो बार बार उसी तरह के वीडियो के लिंक आने लग जाते हैं, है ना? तो लॉजिक है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। वो आपने कर लिया। जुलाई चल रहा है, मार्च अप्रैल तक ईमानदारी से मेहनत करनी है। ट्रैक आसान है, साल भर का ट्रैक आपने देखा हुआ है। किताबें, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, मैकेनिक्स, प्रोजेक्टाइल, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, मॉडर्न, आपको सब पता है।
बस आपको अपनी कमियां पहचान के उसको दूर करना है। सर मैं घर पे बहुत बातें चलती हैं सर, मैं क्या बताऊं, बैठा रहता हूँ सोचता रहता हूँ सर। भाई कुछ नहीं होगा, 1 साल और निकल जाएगा। इसलिए हमें कोटा से निकलना है अच्छी रैंक के साथ। इसलिए अपने आप को, अपना जो सराउंडिंग है वो अच्छा रखो। सराउंडिंग अच्छा रखना बहुत जरूरी है। 2 या 3 दोस्त, एक दोस्त बनाइए जो पढ़ाई के प्रति उनका और आपका दोनों का एक अच्छी पॉजिटिव सोच हो। क्वेश्चंस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट सीखो, प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, अच्छा सोचिए, इमेजिनेशन बढ़ाइए कि यार एक बार अच्छी रैंक के साथ निकल जाऊंगा, आगे चीजें बहुत बढ़िया है। और वास्तव में बहुत बढ़िया है। इसलिए खूब मेहनत करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पे एक सवाल आता है। वैसे तो वो गॉस थ्योरम से बहुत अच्छे किए जा सकते हैं, पर यही दे रखा होता है बुक्स में। मैं आपको आइडिया दे देता हूं, आपको याद भी आ जाएगा। जैसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इस पे 2Q है, इस पर -Q है मान लो। ये 2 प्लेट हैं, प्लेट 1 प्लेट 2। अब आपको कहा गया है बताइए चार्जेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो आपको पता है इसमें 2 कॉन्सेप्ट होते थे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था बताइए? आमने सामने हमेशा चार्जेस कैसे आते हैं? इक्वल एंड अपोजिट। लिखते जाइए, आमने सामने चार्जेस कैसे आएंगे? इक्वल एंड अपोजिट। और कॉन्सेप्ट नंबर 2, आउटर सरफेस पे चार्ज कैसे निकालेंगे? आउटर सरफेस पर चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2। इस पूरे कॉन्सेप्ट को भविष्य में गॉस थ्योरम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो गॉस थ्योरम में इसको पूरा डिराइव करके भी दिखाऊंगा। अभी बता सकता हूं चार्जेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। क्योंकि दोनों प्लेट किसकी हैं? मेटेलिक। मेटेलिक बोले तो कंडक्टर, और कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा इनसाइड क्या होती है? 0। अब बताइए, पहले टोटल चार्ज निकाल लीजिए। बताइए टोटल चार्ज कितना आ रहा है? 2Q प्लस -Q कितना? Q। 2 टुकड़ों में बांट दीजिए, कितना हो जाएगा? Q/2। Q/2। तो बाहर बाहर तो कितना आ गया? Q/2। Q/2। अब देखिए कैसे करते हैं, एक मेरे से कर लीजिए फिर आप करिएगा। एक मेरे से देख लीजिए, इस 2Q में से इधर कितना आ गया? Q/2। वापस बताइए सर क्या समझा रहे हो? आउटर सरफेस, आउटर सरफेस कौन सी वाली है? ये वाली। ये आउटर सरफेस, ये वाली, ये आउटर सरफेस। इस पे चार्ज कैसे निकालना होता है? टोटल चार्ज बटे 2। टोटल चार्ज 2Q - Q, टोटल चार्ज Q। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों। अब बिल्कुल बेसिक मैथ्स लगाइए, बताइए 2Q में से Q/2 इधर आ गया तो कितना बचा? 2Q में से आधा इधर आ गया, Q/2, तो यहां 1.5Q। आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट, यहां प्लस है तो यहां माइनस। खत्म। आप ऐड करके देखेंगे वही आंसर आ जाएगा। वापस लिख देता हूं एक बार। सर एक बार वापस समझाइए। 2Q में से Q/2 इधर आ गया तो इधर बचा 1.5Q। आमने सामने हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आते हैं। आमने सामने की फेसिंग सरफेस पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट, यहां प्लस तो यहां माइनस। आप दोनों को ऐड करके देख लो, वापस वही चार्ज आएगा। एक बार करिए, एक बार फिर समझाता हूं। तो आउटर सरफेस पे बांटने का तरीका,
टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2। और आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट। मन में प्रश्न बन सकता है ऐसा क्यों है, हल्का सा मैंने आपको आइडिया दिया है और एक वो नोट भी लगा दिया है। गॉस थ्योरम में इसका पूरा डेरिवेशन भी आएगा, इसलिए अभी कराया है। कोई बुक कर रहे हो, कोई मटेरियल पढ़ रहे हो, तो वो वाले सवाल यही मिल जाते हैं, तो अपन को वो अटकेंगे नहीं, सवाल सॉल्व हो जाएगा, इसलिए यहां पढ़ा दिया। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो ताकि ये बढ़िया तैयार हो जाए। सर क्या ये 3 प्लेटों में भी लग जाएगा? भाई बिल्कुल बढ़िया काम करेगा, कोई टेंशन नहीं है। आउटर सरफेस तो इसमें भी तो 2 ही है। देख, एक आउटर ये है और एक आउटर ये है। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 करना है। इस पर Q, इस पर -Q, इस पर 2Q। करिए। आउटर सरफेस पर पहले हमेशा आउटर सरफेस पे निकालें, हमेशा आउटर सरफेस पे निकालें। आउटर सरफेस पे करने का बढ़िया तरीका, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2। आया? बहुत आसान। देखें, पहले टोटल चार्ज निकाल लो बटा 2 आउटर के लिए। टोटल Q -Q 2Q। क्या ये कर पा रहे हैं सभी लोग? आउटर पे Q, आउटर पे Q, यहां Q, यहां। इसके बाद तो ट्रेन चल जाएगी अपने आप, आगे से आगे देखते जाना कैसे। Q था, इधर ही Q आ गया, 0। देख ले वापस, इस पे टोटल Q था पूरी प्लेट पर, एक तरफ ही Q आ गया, दूसरी तरफ 0। आमने सामने, इक्वल एंड अपोजिट, 0 का अपोजिट 0 ही होता है। -Q में इधर 0 है तो उधर -Q। आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट, माइनस है तो प्लस। अपने आप जोड़ लो, सब मामला सेट है। Q0 Q, 0 -Q -Q, QQ 2Q। फाइनल आंसर। बोलिए, बनी क्या बात? थोड़े से कंडक्टर नॉन कंडक्टर का भी मतलब समझ लो, वैसे तो आगे आएगा, फिर भी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो भाई ने यही लिख रखा है पूरे आधे पेज पर, तो समझा देता हूं। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर बचपन से पढ़ रहे हैं। कंडक्टर विच अलाउ, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो इलेक्ट्रॉन्स को या करंट को अपने अंदर से क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। कारण क्या है, इनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं।
कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी और है, जो भी चार्ज, जितने भी मेटेलिक स्फीयर हैं, जितने भी मेटेलिक स्फीयर हैं, दे ऑल आर कंडक्टर। जो भी चार्ज आप इसको दोगे, मजे की बात है, सारा चार्ज म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से पूरा का पूरा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। या यूं बोलें, चार्ज इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो ही होना है। 4-5 बार लिखा हुआ है उसने बात, तो पता होना चाहिए। जो भी चार्ज आप किसी मेटलिक स्फीयर को देते हैं, वो हमेशा उसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। या यूं कहें, चार्जेस इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो। जैसे ही आप चार्ज देते हैं, म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से सारा चार्ज कहां भाग जाता है, सरफेस पर। जबकि नॉन कंडक्टर में क्या होता है, आप जो भी चार्ज देते हैं वो उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, आइदर यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली। इट डिपेंड्स आप बॉडी को किस तरह से चार्ज कर रहे हैं, कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके वॉल्यूम में। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये छोटा एक बेसिक अंतर चलते फिरते पता होना चाहिए। कंडक्टर में सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से चार्जेस इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होनी चाहिए, जीरो। जबकि नॉन कंडक्टर में अंदर ई जीरो नहीं होता, नहीं होता, चार्जेस उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली। इट डिपेंड्स आप बॉडी को कैसा चार्ज कर रहे हो। आई क्या बात, पन्ने पलट लें। ये इंट्रोडक्शन हुआ है चार्ज का। 2 दिन में हमने ये 4 चार्ज पढ़ा है। इसमें केवल एक ही फॉर्मूला निकल कर आया था, वो कंडक्शन वाला, वही इंपॉर्टेंट है। और एक क्वांटाइजेशन काम का है, Q बराबर NE। अब यहां से अपना टॉपिक चालू होगा, जिसे कहा जाएगा कूलम फोर्स। 3 दिन 3.5 दिन कूलम फोर्स चलेगा। बढ़े आगे, 1 मिनट आराम कर लीजिए, देख लीजिए, घर जाके इसको पढ़िए। अभी मैं 4 दिन बाद ELP दूंगा, कल या परसों देना शुरू करूंगा। पहले एक बार पूरा पढ़ लें, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। मॉड्यूल शुरू कर दें, मॉड्यूल के सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ें, मॉड्यूल के सॉल्व एग्जाम्पल को पहले पूरा रीड करें। पूरा सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ने से भी मजा आता है। पहले क्या करो, 8 के 8 सॉल्व एग्जाम्पल एक साथ पढ़ डालो। फिर क्या करना चाहिए, अब पहला सवाल पढ़ा, सॉल्व एग्जाम्पल को छुपाया, उसका सॉल्यूशन खुद करके देखा। ये भी एक रिवीजन का तरीका होता है। जो सॉल्व एग्जाम्पल है, पहले भाई तू पूरा पढ़ ले, एक बार पूरा 10 के 10 सॉल्व एग्जाम्पल देख लिए आधे घंटे में। फिर क्या किया, अब एक एक क्वेश्चन पढ़ते गए, सॉल्यूशन पे हाथ रख दिया, अब खुद सॉल्व किया, जिससे पता चलता है मेमोरी कितना रिटेन कर पा रही है। ये भी एक रिवीजन का बढ़िया तरीका होता है। अभी मैं ऐसे नोट्स बना रहा हूँ, जैसे मॉडर्न के बना रहा हूँ। मॉडर्न के 100 एग्जाम्पल खुद हैंड रिटन, जो हम जिस स्टाइल में पढ़ाते हैं, वो पूरे पूरे हैंड रिटन सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, एक दिन में पहले 100 के 100 सॉल्व एग्जाम्पल मेरे वाले पढ़ लो। फिर क्या करना है आपको, दूसरे दिन तीसरे दिन खुद से ट्राई करना है, ताकि आपको पता चलेगा मैं कितना मेमोरी में उसको रिटेन कर पा रहा हूँ। और उसके बाद क्वेश्चंस करिए, मॉड्यूल करिए, ELP करिए। इस तरह से चैप्टर तैयार होते हैं। तो सॉल्व एग्जाम्पल की भी बहुत अच्छी रोल है पढ़ाई को कर आगे बढ़ाने में। तो उसको एक बार पढ़िए, फिर खुद से करके देखिए कि हम कहाँ तक उसको सॉल्व कर पा रहे हैं।
चलिए आगे बढ़े, लिखें, हेडिंग डालिए। अब यहां से चैप्टर शुरू होता है। जो अब टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, लगभग 24-25 दिन चलेगा। क्या क्या टॉपिक है वो बता देता हूं। पहला आएगा कूलम फोर्स, इस पे खूब सारे न्यूमेरिकल आएंगे, 3 दिन 3.5 दिन यही चलेगा। इसके बाद आएगा साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। मेन टॉपिक यहां से शुरू होता है गॉस थ्योरम। सवाल आता ही आता है, कभी कभार तो गॉस थ्योरम से चालू करते हैं। पिछले साल मैंने जब इलेक्ट्रो पढ़ाया तो गॉस से शुरू किया। पढ़ाई 3 टॉपिक, गॉस, डाइपोल और पोटेंशियल। तीनों पे सवाल आया इस बार, एक गॉस पे, एक डाइपोल पर, एक पोटेंशियल पे। 3 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो क्या है, ऊपर वाले बच्चों वाले हैं। 6-7 दिन आपको ऐसा लगेगा अरे सब पढ़ा हुआ है, वास्तव में पढ़ा हुआ है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चालू यहीं से होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पर टाइम है इस बार, कोई दिक्कत है नहीं, भागा दौड़ी है नहीं, तो बढ़िया सिस्टम से सीक्वेंस से पढ़ लीजिए। इसके बाद आता है डाइपोल, और इसके बाद आता है कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जो मैं आपको कह रहा था ना, ये कंडक्टर में जाके मैं इसको प्रूफ करूंगा चार्जेस कैसे होते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसी पे सवाल 90% चांस होता है। अब कैसे हमने आइडिया लगाया, आप पिछले 20 साल के पेपर देख लो, आपको 90% क्वेश्चन इन्हीं पर मिलेंगे, इन्हीं पर मिलेंगे, और इसमें समय भी पूरा खर्च करेंगे। सीक्वेंस ये रहेगा, दिन लगेंगे 25। चलिए शुरू करें। बढ़ू आगे, चलो। तो साहब हेडिंग डालिए, कूलम फोर्स। आसान सा टॉपिक है, कल पूरे दिन केवल 1.5 घंटा न्यूमेरिकल कराऊंगा कूलम के। इसी पे आना है सवाल, फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन इसी पर आएगा। तीन क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रो में से। इस साल भी एक गॉस पे था, एक डाइपोल पे था, एक पोटेंशियल पे था। करें आगे, चलो लिखें, हेडिंग डालिए, कूलम फोर्स। सभी को रटा हुआ है, अब सोचो कब से पढ़ा है, 4-4 5-5 साल हो गए कूलम फोर्स पढ़े हुए। फिर एक बार और लिख लेते हैं, है ना। फिर देखें, ये Q1 और ये Q2, पहला ही काम का पॉइंट है। कूलम फोर्स जो दिया गया था वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। कल हम एक आईआईटी का सवाल करेंगे, AIEEE में आया हुआ है, एक रॉड और एक पॉइंट, उसके बीच में कूलम नहीं लगेगा, इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो लॉ है वो किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। सभी को याद है, फोर्स बताइए कि Q1 Q2 बाय RS, जहां पर एप्सिलॉन नॉट कौन है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मजे की बात है, मान लो ये प्लस प्लस है, तो जितना फोर्स 1-2 पे लगा रहा है F21, उतना ही फोर्स 1 पे लग रहा है, किसके कारण, 2 के कारण। तो आशीष सर फिर कैंसिल हो जाएंगे क्या? भाई कैंसिल कैसे होंगे, एक्शन रिएक्शन कभी कैंसिल हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। Q1 पे Q2 लगा रहा है
और Q2 पे Q1 लगा रहा है, कैंसिल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और मजे की बात, एक छोटा सवाल, कोलंबिक फोर्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये बात बहुत ज्यादा काम आएगी आगे जाके, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो इसका वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो कूलम्बिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, दीज ऑल आर कंजर्वेटिव फोर्स। आशीष सर, कंजर्वेटिव कौन होते हैं? यहां लिख दो, मैकेनिक्स वाली बात लिख ले भाई, मैकेनिक्स की बात है। वर्क डन बाय conservative force does not depends on path। आगे जाके पॉइंट काम में भी आएगा। क्या एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। क्या थर्ड लॉ ओबे हो रहा है? बिल्कुल ओबे हो रहा है। सब छोटे छोटे सवाल हैं ये, थ्योरेटिकल। क्या ये कैंसिल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। कैंसिल तो तब होते जब वो एक ही ऑब्जेक्ट पे लगते, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, दोनों बराबर हैं। F21 इज इक्वल टू F12, इक्वल एंड अपोजिट। सारी बातें लिख लें जो डिजिटल बोर्ड पे लिखी गई है, ये सब थ्योरेटिकल प्रश्न है। बढ़े आगे। चलो, अब एक छोटा सवाल बनता है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट एंड डायमेंशन। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट एंड डायमेंशन वो भी सीख लेते हैं। करूं क्या नेक्स्ट? देख लो, आसान है टॉपिक बहुत, कुछ भी नया नहीं है। कल करेंगे खूब बढ़िया सवाल। पानी में डुबोने वाले चार्जेस को रस्सी से लटका दिया, दो चार्ज को टेबल पे रख दिया, सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। कल 1.5 घंटा सिर्फ न्यूमेरिकल कराऊंगा, केवल और केवल कूलम्स पर, सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे उसमें। चलो, यूनिट डायमेंशन देख लो, बहुत आसान। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट बताइए, न्यूटन। 1 और 4 पाई की होती नहीं। चार्ज की बताइए, कूलाम। दूसरे चार्ज की बताइए, कूलाम। दूरी की, मीटर। एप्सिलॉन को वहां भेज दीजिए, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। डायरेक्ट डायमेंशन पूछी जाती है, यूनिट पूछी जाती है, रटने की जरूरत नहीं होती, एग्जाम में ऑन द स्पॉट निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 8.85 इंटू 10⁻⁻12। डायमेंशन देख लें। डायमेंशन के लिए फोर्स की याद होनी चाहिए, M1L1T-2। चार्ज की याद होनी चाहिए, Q बराबर होता है IT। IT तो A1T1। इसके बने काम नहीं चलेगा। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। मीटर बोले तो L1। अब निकाल लीजिए। F बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स की M1 L1 T-2 1/4 पाई की कुछ नहीं होगी। चार्ज की A1 T1 का स्क्वायर, डिस्टेंस की L का स्क्वायर। सॉल्व करके बता दीजिए क्या आएगी। हाँ जी, क्या आ रही है? M-1 फिर L-3 T की पावर प्लस का और A भी प्लस। आसान चैप्टर है और मजे की बात है पढ़ा हुआ है, बस आपको क्वेश्चन करने हैं। पर 150-200 सवाल से कुछ नहीं होगा। कम से कम टारगेट रखिए, कूलम पर, इलेक्ट्रो पर, डाइपोल पर, गॉस पर, इस पूरे टॉपिक पे मेरे हाथ से 300 सवाल निकलने चाहिए। 300 सॉल्व एग्जांपल हो सकते हैं, एक्सरसाइज 1 2 3 हो सकती है, ईएलपी हो सकती है, कोई आपके पास कोई किताब हो सकती है, कोई सोर्स हो सकता है। और टारगेट बनाइए, 300 350 से कम पे काम नहीं चलेगा, तभी मजा आएगा। टारगेट बना के चलेंगे, रफ कॉपी में करेंगे, मजा आता जाएगा। 25 दिन है, रोज एवरेज, कल परसों से रोज एवरेज 15-15 20-20 सवाल भी करेंगे। 20-22 दिन वैसे ही 400 सवाल हो गए। 15-20 सवाल रोज करने हैं, धीरे धीरे आपका एवरेज अच्छा होता जाएगा। 70-80 सवाल से काम नहीं चलेगा। आप सोचो मैं 70-80 में बच जाऊंगा, नहीं बचोगे। अपन ने साल भर प्रॉमिस किया है कि हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, बढ़िया रैंक के साथ निकलेंगे, तो भाई अब मेहनत करने का समय है। 300-300 400-400 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तब जाके दिमाग की समझ बढ़िया होगी। क्लियर है बात? चलिए साहब, कल मिलेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। एंड कर देना क्लास। पीछे तक विजिबल है भाई, दिख रहा है साहब? तो ये दिख जाता है यहाँ पर, तो वहां दिखता है, यहाँ दिखता है, दोनों जगह कैसे देख लेता है? यहाँ देखा करे ना, उधर वाले को नहीं दिखता। तो वहां देखने नहीं है तभी तो यहाँ लगाया है। कैसी बात करता है कि सर वहां नहीं दिखता? वहां नहीं दिखता तभी तो यहाँ लगा है कि आराम से तू यहाँ देख। अभी ब्रेक में अपने ब्लूटूथ से जोड़ के बढ़िया आराम से वीडियो देख, कोई मूवी देख, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, ना नहीं, इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें से इसको बड़े में से छोटा।